हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है इतिहास से, और इतिहास के संबंध में मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देना चाहूँगा। आज का मेरा पहला वीडियो है और पहले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे क्योंकि उनको इतिहास के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी होगी। ठीक है, मैं अपने नॉलेज के माध्यम से जो मुझे जानकारियाँ हैं, आज तक मैंने जो एमए में पीजी में जो भी पढ़ा हूँ, तो उसको जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ हालांकि। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनको टाइम लाइन नहीं पता होती इतिहास का, और इतिहास पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है और समस्याएं उनको आ जाती हैं। तो अगर हम इतिहास के समय सारणी को समझ लेते हैं, इतिहास की टाइमलाइन को समझ लेते हैं, तो इतिहास पढ़ने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, पहला वीडियो है, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पहले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आए तो फिर ज़रूर लाइक करिएगा और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, आज हम बात करते हैं किसके इतिहास के बारे में, और इतिहास वास्तव में होता क्या है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में जब विस्तार से वीडियो आएगी तब देखेंगे। ठीक है, आज केवल टाइम लाइन की बात होगी। ठीक है, टाइम आपको समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस कारण मैंने पहले से बोर्ड पर लिख लिया, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार समझाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं इतिहास क्या होता है। मैंने बताया इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। भैया हास का मतलब क्या होता है? कहते हैं मुझे हास है, हास का मतलब रोना, दुख। और दुख कब होगा? जब कोई चीज घटना हो जाएगी, अर्थात कोई चीज घटित हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? दुख बोलते हैं। तो अर्थात हास का मतलब क्या होता है? घटना। क्या होता है? घटना। और घटना कब तक घटना नहीं होती? जब तक कोई चीज घटित नहीं होती तब तक घटना नहीं होती। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ऐसी घटना न जो घटित हो चुकी है हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अच्छा, इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा, राजाओं महाराजाओं द्वारा जो हमारे यहाँ राज किया गया था, और यहाँ पे जो उनके द्वारा गलतियां की गई, तो गलतियों को हम आगे चल के भविष्य में सुधार कर सके। जैसे आप लोग जानते हैं, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल अंपायर पूरी तरीके से क्या होता है? कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉयड होने लगता है। डिस्ट्रॉयड होने का मतलब बर्बाद होने लगता है। और छोटे छोटे राजवंश क्या करते हैं? आपस में लड़ने झगड़ने रहते हैं, जिसका ब्रिटिश लोग या विदेशी लोग जो है फायदा बुरी तरीके से उठा लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम भविष्य में भी अपने देश के साथ कभी भी लड़े ना, अपने देश में रहकर आपस में लड़े ना। इस कारण जो है इतिहास को पढ़ा जाता है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर इतिहास एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो पिता है भैया कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, कौन है? हेरोडोटस। मैंने बताया भारत के इतिहास जो है इसको हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन का विकास नहीं हुआ। लेखन नो, अर्थात जिसमें लेखन का विकास नहीं हुआ था। लेखन का विकास का मतलब ये हुआ, अगर लेखन का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां के इतिहास को जाना कैसे जाएगा भैया? जैसे मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है, अगर हम कुछ चीज लिए हैं, तो सपोज मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं लूंगा, अगर अचानक से कोई आपदा आए, आप पूरी तरीके से सब चीज जमीन के अंदर हो जाए, और अचानक से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बची की बची रह जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मेरा मार्कर बचा रहेगा तो लोग क्या, जब इसकी खुदाई होगी, उत्खनन होगा, उत्खनन करवाया जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा बहुत साल पहले, इसमें जो अवशेष पाएंगे उसी के आधार पर बताएंगे भैया यहाँ के लोग जो है मार्कर के यूज करते थे ना। हालांकि पढ़ाने के लिए करते थे या लिखने के लिए करते नहीं पता होगा। ठीक उसी प्रकार इतिहास अपने आप में क्या होता है? विवादित सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल समझ लीजिए एक प्रकार का ऐसा काल है जिसमें लेखन कोई साक्ष्य नहीं होता है, और इस काल में जो है मनुष्य को सटीक जानकारी किसी प्रकार की नहीं होती। वैज्ञानिक लोग जो है केवल अनुमानित तौर पर ये बताने का प्रयास किया है। वास्तव में जीवन इनका ऐसे रहा था, लेकिन ऐसे है या नहीं है इसके विषय में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल भारत के इतिहास है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को जो है हमने बताया पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे किसने बताया? विल्सन वैज्ञानिक है, उन्होंने 1851 ईस्वी में बताया। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं, देखिए टाइम भी अपने आप में बहुत अपवाद होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हमारी आधुनिक मीडिया जो है बातों को किस तरीके से बढ़ा चढ़ा के कहती है ना। इतनी छोटी बात हो इतनी बड़ी कर देती। सोचिए आज से कम से कम मान चलिए 20 लाख साल पहले की बात है। अब 20 लाख साल पहले की बात है, तो वास्तव में क्या सही है क्या गलत है इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? अपवादी समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब इसको मैंने बताया पाषाण काल, और पाषाण काल को मैंने बताया इसका जो टाइम लाइन है कितना है? 10,000 बीसी से लेकर, ठीक है, 10,000 बीसी से लेकर, ठीक है, कहाँ तक? 10,000 बीसी से लेकर 250
बीसी तक, ठीक है, 250 बीसी तक, या कहीं कहीं 200 यानी 2700 बीसी तक दिया, कहीं कहीं 2700 बीसी दिया रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल को, सॉरी पाषाण काल को, तो पाषाण काल को 3 भागों में, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण, सॉरी पाषाण काल को मैंने बताया 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है भैया 8000, सॉरी 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, ठीक है, 8,000 बीसी तक, ठीक है। ये टाइम के ऊपर मध्य टाइम के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका जो टाइमिंग लाइन है 8,000 बीसी से, ठीक है, 4,000 बीसी तक, ठीक है। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व, ईसा पूर्व और ईसा, इसमें में क्या अंतर होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद, नहीं, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है ईसवी होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर ये नहीं समझा तो आप लोग कमेंट करिए, इसको हम विस्तार से बता देंगे, ठीक है। तो ईसा मसीह की जगत जन्म मान लीजिए, सपोर्ट मान लीजिए ईसा मसीह है, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो ईसवी होगा, अगर इधर आएंगे तो माइनस होगा, ईसा पूर्व होगा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म के पहले। अगर जन्म के पहले होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म होगा, ठीक है, इसके पहले जो होगा ईसा पूर्व कहलाएगा, इसके बाद जो होगा ईसवी कहलाएगा, ठीक है। फिर ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? मध्य पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी टाइमिंग लाइन जो होती है 4000 बीसी से लेकर 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक, या कहीं कहीं 2700 बीसी तक दिया रहता है, ठीक है। फिर मैंने बताया टाइम के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पाषाण काल। और मैंने बताया पाषाण काल को 3 भागों में, और पूरा पाषाण काल इसको भी हम कितने भागों में? 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल कितने भागों में? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में? 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये तो हमारी हो गई। अब उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होती गई। हम कहाँ पे आ गए? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है भैया? लेखन का विकास हुआ था। इसमें जो है लेखन का विकास हुआ, ठीक है, इसमें लेखन हुआ था, अर्थात लेखन का विकास हुआ था। लेकिन लेखन का विकास हुआ था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे इतिहासकारों द्वारा अभी तक उनकी कला को या उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा नहीं गया, ठीक है। फिर उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को अगर नहीं पढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है अब ये भी क्या है? अपवादित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ आद्यैतिहासिक काल को। आद्यैतिहासिक काल को हमने 2 भागों में बांटा। सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता सुने होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोग सुने होंगे, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग लाइन है मैंने बताया 2500 से लेकर जाता है भैया कहाँ तक? 1750 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 1750 तक जाता है, कहीं कहीं 1500 तक जाता है, ठीक है। टाइमिंग है भैया, कुछ भी होता है, ठीक है, बीसी, ठीक है। उसके बाद इसी आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग जो उसका होता है वैदिक सभ्यता, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक ऋग्वैदिक काल, एक क्या होता है? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल को जो टाइम लाइन है इसका 1500 बीसी से लेकर, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। और उसके बाद उत्तर वैदिक का जो टाइम लाइन है, ठीक है, उत्तर वैदिक टाइमलाइन है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, ठीक है, 600 बीसी तक। अच्छा, ये वैदिक काल को 2 भागों में बांटने का होता है, क्या पता है? ऐसा कहा जाता है कि 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, मेरे भाई ध्यान समझना, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले लगभग लोहे का आविष्कार हुआ, ठीक है, लोहे का आविष्कार हुआ, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते 1000 के आसपास जो है लोहे का आविष्कार हो गया। इस कारण जो है इसको वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस काल इसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1000 साल पहले लोहे का आविष्कार हो गया था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकार द्वारा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है लेखन का विकास हुआ था, ठीक है, लेखन का विकास हुआ और रीड भी किया गया, किसके द्वारा भैया? रीड यानी पढ़ा भी गया, किसके द्वारा? हमारे इतिहासकार द्वारा।
ऐतिहासिक काल में लेखन का विकास हुआ था और हमारे इतिहासकारों द्वारा इसको पढ़ा भी गया था। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं भैया, ध्यान से देखना। इसको हम 3 भागों में, ठीक है, इसको हम ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं। मैंने बताया प्राचीन काल की टाइमलाइन 600 बीसी से लेकर 712 AD तक। अब बताइए, देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास में जो है 712 AD मतलब जानते हैं आप लोग ईस्वी, क्या होता है, ईस्वी। ठीक है, और यहाँ पे 600 बीसी मतलब जानते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, अब ईस्वी प्राचीन इतिहास में हमें कितना टॉपिक पढ़ना होता है, हमने बताया महाजनपद काल। महाजनपद आप लोग जानते हो, 16 महाजनपद जिसमें बोलते हैं, 16 महाजनपद। महाजनपद का मतलब समझते हो, महा मतलब महान, क्या होता है, महा मतलब महान, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, और पद मतलब होता है पैर, अर्थात महान लोगों का पैर, अर्थात जो महान लोग थे उनका पैर जब हमारे भारत पर पड़ता है तो इसी को हम बोलते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का वर्णन किसमें हुआ है, आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 16 महाजनपद के बाद मैंने बताया मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कौन कौन वंश आते हैं, सबसे पहले मैंने बताया मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है, फिर सुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है। और नंद वंश के समय में आप लोग जानते होंगे विदेशी आक्रमण होता है, क्या होता है, विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमणकारी कौन होता है भैया, विदेशी आक्रमणकारी मैंने बताया एक सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे मौर्य नंद वंश का शासक तो था, ठीक है, घनानंद था। यहाँ पे घनानंद के समय जो है सिकंदर का आक्रमण होता है, लगभग मान चलिए 322 या 26 बीसी में। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण होता है। तब उसके बाद मगध साम्राज्य के बाद मैंने बताया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे, जो हमारा वीडियो पूरी तरीके से आएगा तो मैं आप लोगों को टॉपिक जो है अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अभी केवल मेरा टाइम लाइन है भाई। ठीक है, टाइम लाइन में किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज बताने के प्रयास। और मौर्य काल को मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल क्या होता है भैया, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है, पहले जब भी उत्तर की बात होगी अर्थात जो साम्राज्य होगा, जैसे मान लीजिए एक साम्राज्य है, इस साम्राज्य को अगर पतन हो जाएगा तो उसी को उत्तर बोला जाएगा। इस साम्राज्य के पतन के बाद जो नया साम्राज्य आएगा उसी को हम पतन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस साम्राज्य के बाद कोई नया साम्राज्य आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आता है, मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में कौन कौन आते हैं, शुंग, कर्ण। ठीक है, इनके टाइम लाइन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 164 बीसी से कहाँ से आते हैं, 319 AD तक आया था, ईसा पूर्व से यानी ईस्वी में यहीं पे आते हैं, ध्यान रखना। मौर्योत्तर काल से जो है ईसा पूर्व से ईस्वी में हम चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद गुप्त सम्राट मैंने बताया चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की आप लोग बात सुने होंगे ना। ठीक है, चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे गुप्त सम्राट की बात होगी। गुप्त सम्राट के बाद आप लोग जानते होंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या होते हैं भैया, गुप्तोत्तर काल मैंने बताया जो गुप्त काल के बाद, ठीक है, गुप्त काल के बाद क्या आता है, हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल का जो टाइम होता है 600 से लेकर 647 AD तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा क्या था, इतिहास से एक परिचय था, टाइमलाइन था। आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से, ध्यान समझिए एक बार फिर से। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के इतिहास। भारत के इतिहास मैंने बताया 3 भागों में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल को मैंने बताया पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से। ठीक है, पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। इसको 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नव पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को मैंने बताया, इसको भी 3 भागों में, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण। अच्छा भैया एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे एक चीज और आता है, ताम्र पाषाण काल। आप लोग नाम सुने होंगे, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और आप लोग सुने होंगे महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है किसका है, इसी का है, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का महापाषाण काल भी टॉपिक है। ठीक है, इसमें पत्थरों का यूज जो है बड़े मात्रा में होने लगते हैं, अर्थात बड़े बड़े चीजों में होने लगते हैं, इस कारण इसको महापाषाण काल कहा जाता है। तब उसके बाद आद्यऐतिहासिक काल। आद्यऐतिहासिक काल को मैंने बताया कितने भागों में, 2 भागों में, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और मैंने बताया वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में, कितने भागों में, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ तक ये समाप्त हो गया आद्यऐतिहासिक काल। ठीक है, अब उसके बाद ऐतिहासिक काल में मैंने बताया, ऐतिहासिक काल में क्या, मैंने बताया ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मैंने बताया प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल के इतिहास मैंने बताया 600 लेकर 712 AD तक। ठीक है, उसके बाद इसमें 16 महाजनपद आते हैं, मगध साम्राज्य आता है, मौर्य वंश आता है या मौर्य साम्राज्य आता है, मौर्योत्तर काल आता है, गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है। ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, पूरे टॉपिक होते हैं। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा ये मध्यकालीन इतिहास के ऊपर होगा, ठीक है। अब उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को भी हमने बताया 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, उसके बाद दक्षिण मध्यकालीन, ठीक है। इसको हम अलग टॉपिक में ले आएंगे। इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में, अगर आप लोग समझ में आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला वीडियो, ठीक है, आज इसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया। इसमें जो भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी है, अगर आप लोग हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। देखिए किस प्रकार से टाइमलाइन, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो। और इसी क्रम में आप लोग अगर पढ़ेंगे, अब मेरा विस्तार से वीडियो आएगा फ्रेंड्स, तो मैं इसमें जो है आप लोगों को एक एक टॉपिक जो है पूरी तरीके से उठाऊंगा और अच्छे से चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए पाषाण काल क्या होते हैं, पूर्व पाषाण काल क्या होते हैं, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल क्या होते हैं, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम विस्तार से वर्णन करेंगे जब अपना वीडियो फुल बनाएंगे तब। आज का केवल वीडियो टाइमलाइन के ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।